हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे दर्पण सूत्र, वो भी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करके। ठीक है, और आपको दर्पण सूत्र पता ही है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो चलिए हम इसे सिद्ध करने के लिए एक सिंपल डायग्राम खींचते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का, और उत्तल दर्पण कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण दिखने में कुछ इस तरह का होता है, यानी कि उसका उभरा हुआ भाग ये परावर्तक सतह होता है, और धसा हुआ भाग जिस तरह से धसा हुआ है उसमें कलाई क्या होता है, यानी पेंट क्या होता है। तो हम भी पेंट कर देते हैं और पेंट को चित्र में कुछ इस तरह से दर्शाते हैं। हर बुक में आपको इस तरह से ही दिखेगा। तो दर्पण के बीचों बीच एक पॉइंट होता है। दर्पण के बीचों बीच क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे हम पी से दर्शाते हैं, इंग्लिश लेटर पी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो ध्रुव लाइन है, यानी ये ध्रुव वाला जो पॉइंट है ना, इससे एक सीधा लाइन खींचाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। ठीक है, तो एक सीधा लाइन होगा, यहां से एक सीधा लाइन होगा। देखिए, क्योंकि हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो फोकस होता है वो दाईं ओर ही बनता है, यानी इस साइड ही बनता है। ठीक है, भले ही वो काल्पनिक हो, लेकिन बनता तो है इसी साइड। ठीक है, मुख्य फोकस और सेम दूरी पर वक्रता केंद्र बनेगा। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, और हर बार हम वस्तु को बाईं ओर ही रखते हैं, तो बाईं ओर हम यहां पर कहीं पर भी वस्तु को रख देंगे। ठीक है, इस वस्तु का कुछ नामकरण कर देते हैं हम लोग। इस वस्तु का हम नाम दे देते हैं ए बी। क्या देंगे, ए बी। अब इस वस्तु से 3 किरण निकलेगी जो हमें मदद करेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और हर किरण को मैं अलग अलग रंग से दर्शाऊंगा। जैसे कि यहां से एक पहला किरण निकलेगा, डायरेक्टली समांतर जाएगा हमारे प्रधान अक्ष के, और ये प्रकाश, क्योंकि ये दर्पण है तो परावर्तित होगा, ऑफकोर्स सी बात है, लेकिन परावर्तित कुछ इस तरह से होगा, ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश जो है मुख्य फोकस से आ रहा है। ऐसा लगेगा कि जो प्रकाश है वो कहां से आ रहा है, मुख्य फोकस से आ रहा है, और इसी तरह ये परावर्तित होकर के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यह पहला किरण हुआ। अब देखते हैं दूसरा किरण किस तरह का। अब देखते हैं दूसरा किरण किस तरीके का होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो वस्तु से जो किरण निकलती है, एक तो परावर्तित होती है या अपवर्तित जो भी होती है, और दूसरा डायरेक्टली केंद्र से होकर के गुजरती है। तो दूसरा किरण क्या होगा, सीधा जाएगा, सीधा कुछ इस तरह से जाएगा, लगेगा कि केंद्र से ही वो गुजर रहा है, क्योंकि ये लाइन इधर से गया और परावर्तित होकर के वापस लौट जाएगा। इधर काल्पनिक जो भी होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये यहां से गुजर रहा है। मेरा लाइन सीधा नहीं हुआ, इसको सीधा हम कर लेते हैं। चलिए हम डायरेक्टली रूलर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्केल का ही देख लेते हैं कैसे कैसे। अरे हाँ, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, इस पॉइंट पे। ये पता नहीं मेरे नजर से किधर ओझल था, एक मिनट, लेग इसी कलर से कर देता हूँ। हाँ चलिए, हो गया। अब इसे हम हटा देते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, मेरा काम बन गया। ठीक है, 2 किरण अभी तक हम लोगों ने लिया, और ये किरण जो गया है, ये पीला रंग का किरण जो गया है, ये सीधा गया है। ठीक है, सीधा गया है और परावर्तित होकर के वापस लौट भी गया है, क्योंकि यहाँ परावर्तन सतह था। इधर ये लाइन काल्पनिक है। ठीक है, ये काल्पनिक है क्योंकि ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो केंद्र से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, 2 किरण हुआ है, और अब तीसरा किरण होगा। क्या होगा, तीसरा किरण कहां से गुजरेगा, इसको हम लोग समझते हैं। तीसरा किरण बहुत ही ज्यादा नॉर्मल, सीधा साधा बनता होगा, जो
सीधा सीधा किरण जाएगा, यहां से टकराएगा, दर्पण से टकराएगा और परावर्तित होकर के वापस लौट जाएगा। ठीक है, सीधा जाएगा, परावर्तित होकर के वापस लौट जाएगा। लेकिन यहां पर से कोई अगर देखेगा, यहां पर से कोई अगर देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो परावर्तित हो रहा है वो डायरेक्टली यहां से आ रहा है, यानी जहां से दोनों लाइन टकराया था ना वहां से वो आ रहा है, ऐसा प्रतीत होगा उसको। आई होप कि समझ गए होगे आप लोग। ये लाइन गया, टकरा करके वापस लौटेगा, लेकिन ये लौटते समय ऐसा लगेगा कि ये जो ना यहाँ पर जहां पर वस्तु बन रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है मेरा, जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वहां से वो जो है किरण आ रहा है, ऐसा हमको यहां से लगेगा। तो यहां पर प्रतिबिंब बना तो इसका नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश। इतना काफी है, और इतना ही हम लोगों ने जो नाम दर्शाया है इतना ही काफी है उसमें, और ज्यादा और नाम दर्शाने का हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा नाम दर्शाने का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उतना ज्यादा जरूरत पड़ने वाला भी नहीं है उतना सारा नाम का। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ दूरी मापते हैं, कुछ कुछ दूरी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माप लेंगे। और वो दूरी क्या क्या होगी, ध्रुव से लेकर के इस P से लेकर के इस F तक की दूरी को, P से लेकर के F तक की दूरी को, यानी ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को छोटी f कहते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे PF इक्वल है इस F के, इतना काफी है। अब दूसरा दूरी मापते हैं, ध्रुव से ही मापेंगे, ध्रुव से लेकर के यानी P से लेकर के केंद्र तक की दूरी यानी C, ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र की दूरी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि R। और ये R जो होता है 2f के बराबर होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग होशियार हो, जानते ही होंगे। R जो है 2f के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं PC बराबर है किसके, 2f के। तो लिख देंगे PC बराबर 2f। ठीक है, अब हम लोग दूसरा दूरी मापेंगे। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं मेरा प्रतिबिंब बना है, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक का दूरी, जो ध्रुव है उससे लेकर के प्रतिबिंब तक का दूरी, प्रतिबिंब का है बी डैश पे बन रहा है, बी डैश, ध्रुव P, तो P B डैश क्या है मेरा, प्रतिबिंब दूरी को किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं, V से। तो मेरा P B डैश क्या होगा, V के इक्वल होगा। ठीक है, अब कुछ और चीज माप सकते हैं, अंदर वस्तु दूरी मापते हैं, ध्रुव से लेकर के, सब कुछ ध्रुव से ही मापेंगे। ठीक है, ध्रुव से लेकर के किससे, ध्रुव से लेकर के कहां तक, बी तक, यानी वस्तु दूरी, वस्तु तक बी तक, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, इसे यू से दर्शाते हैं। तो हम लिख सकते हैं जो पीबी है, जो पीबी है वो यू है, क्या है, जो पीबी है वो क्या है, यू है। और इसी चीज को हमें याद रखना पड़ेगा, और यही चीज, ये चीज वैल्यू हमें बहुत ज्यादा मदद करेगा, इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा। अब हम यहाँ पर कुछ चीजें करते हैं और डायरेक्टली वही वैल्यू में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, कुछ चीजें और देखते हैं नॉर्मली। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमें करना ये है कि हमें कई चीज कुछ चीज पे ध्यान देना है। ये देखिए प्रतिबिंब यहाँ, सॉरी वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है ए बी, ये इससे एक सीधा लाइन गया है सी के पास, और ये सीधा लाइन गया है, एक त्रिभुज बन रहा है, इसको ध्यान में रखो। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी। देखिए ए बी ये लंब हुआ, बी से लेकर के सी तक आधार हुआ, और ये सी से लेकर के ए तक दूरी कर्ण हुआ। तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, ये सीधा लाइन हुआ, और यहाँ पर सीधा लाइन एक दिया है, बी डैश से सी मिला है, और सी से फिर ए डैश मिला है। तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए डैश बी डैश सी से। इन दोनों त्रिभुज को हम कंपेयर करते हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी और सी, और जो छोटा त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी, यहीं पर कोण बना रहा है। तो जब दोनों का कोण एक ही जगह बन रहा है तो दोनों का कोण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, अब दूसरा स्थिति देखते हैं। यहां पर भी ये समकोण है और यहां पर भी ये समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब वो दोनों कोण भी एक दूसरे का, इस त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का भी, दोनों का एक कोण 90 डिग्री का है, मतलब दोनों कोण एक दूसरे के समान है। दोनों त्रिभुज का एक एक कोण दोनों के समान है।
तो हम लोगों ने दो कोण को कंपेयर किया था। पहला कोण था, पहला कोण ये वाला था। तो पहला कोण बड़ा त्रिभुज का देखते हैं। बड़ा त्रिभुज का क्या होगा, ए सी बी। जो ए सी बी है, कोण ए सी बी वो बराबर है छोटा वाला त्रिभुज का क्या है, ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश के। और दूसरा कोण कौन सा था बड़ा त्रिभुज का, ये वाला समकोण त्रिभुज, समकोण कोण, ठीक है, समकोण ए बी सी, बी को बीच में रखेंगे, कोण ए बी सी इक्वल है कोण किसके, इस वाले के, ए डैश बी डैश सी के, ठीक है। दो कोण इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि एक ही जगह कोण बन रहा है इसलिए ये इक्वल है एक दोनों का। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों कोण समकोण है। तो हम ये कह सकते हैं कि बचा हुआ कोण भी एक दूसरे के समान होगा। बचा हुआ कोण भी एक दूसरे के समान होगा, एक दूसरे के समान होगा, ठीक है। क्या होगा, एक दूसरे के समान होगा। ऐसा क्यों, एक त्रिभुज में तीन कोण होता है और तीन में से दो कोण दोनों का समान समान है, तो बचा हुआ एक कोण ऑब्वियस सी बात है समान ही होगा। अब जब दो त्रिभुज का तीनों कोण समान है तो इसका मतलब वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पर संगत भुजा कौन कौन से है, तो दो त्रिभुज था, एक कौन सा था ए बी सी, और दूसरा था ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। तो इस वाले त्रिभुज का लंब कौन सा है, ये, और दूसरा वाला त्रिभुज का लंब कौन सा है, ये। दोनों का लंब एक दूसरे के अनुपात में आ जाएगा, बटे में। तो पहला वाला का लंब क्या था, ए बी, दूसरा वाला का लंब क्या था, ए डैश बी डैश। ये बराबर हो जाएगा दूसरे भुजाओं के अनुपात का। तो आधार को ले लेते हैं। तो पहला वाला त्रिभुज का आधार क्या है, सी से लेकर के बी तक का दूरी, सी से लेकर के बी तक का दूरी, ठीक है। और दूसरा वाला त्रिभुज का सी से लेकर के बी डैश तक का दूरी, सी से लेकर के बी डैश तक का दूरी। तो दोनों संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 हो गया है। अब हमें एक और समीकरण चाहिए जिससे हमारा काम बनेगा। तो इसमें हम एक और त्रिभुज को देखेंगे। कौन सा त्रिभुज होगा वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस बिंदु को हम पी कहते हैं, पी पी, ठीक है। तो ए बी पी पे एक त्रिभुज बन रहा है, देख लीजिए। ये वाला जो ये वाला कलर का है, ब्लू कलर का लाइन गया, एक त्रिभुज बन रहा है। ए से पी के पास टकराया, उसके बाद बी, ये एक त्रिभुज बन रहा है। इसे ध्यान में रखिए। तो हम लोग लिख देते हैं, हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ए बी पी और ए बी पी, ठीक है, या ए पी बी भी लिख सकते हैं, नहीं तो जैसा है वैसे रहते हैं, ए बी पी, ठीक है। दूसरा त्रिभुज पे ध्यान देते हैं। प्रतिबिंब को देखो, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, इससे भी एक त्रिभुज बन रहा है, सेम वही ब्लू लाइन वाला, पी के पास, ए डैश बी डैश पी। दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से, तो हम एक त्रिभुज ले रहे हैं ए बी पी, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। अब इसमें कंपेयर करेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने इनमें कंपेयर किया था, सेम इसमें भी कंपेयर करेंगे। और इसमें कंपेयर करने से हमें क्या दिखता है उसे यहाँ जरा ध्यान से देखते हैं। ये देखते हैं कि ये जो है ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो एक एक कोण दोनों का समान हो गया, ठीक है। बचा दो दो कोण दोनों के पास। अब हम ये जानते हैं कि ये प्रकाश आया तो ये हुआ आपतित किरण, और ये बीच में अभिलंब है व्हाइट कलर का, तो इसका मतलब यहाँ आपतन कोण बनेगा आई, और परावर्तित होकर के गुजरात, इसका मतलब यहाँ परावर्तन कोण बनेगा आर, यही ना। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि एक लाइन है, सीधा लाइन, उससे एक जिसके कारण यहाँ पर एक कोण बना है जिसे हम आर समझ रहे हैं। तो ये कोण यहाँ पर ये भी आर होगा, क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण नाम का भी कोई चीज होता है। यानी एक लाइन सीधा है व्हाइट कलर में जो आप देख रहे हो, इसके ऊपर यहाँ पर एक लाइन ऐसे गया है, ऐसे एक लाइन गया है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, जो भी कोण बनेगा वो यहाँ पर भी सेम होगा, दोनों पर एक दूसरे का सेम होगा, क्योंकि ऐसा कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो आर यहाँ है तो यहाँ पर भी आर होगा। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार कि जो आई होता है यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर होगा।
तो दोनों त्रिभुज का एक एक कोण, दो दो कोण एक दूसरे के बराबर हुआ। कौन सा? ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, बचा कौन? यहाँ ए पर बनने वाला कोण, ये दोनों बच गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दो त्रिभुज के दो दो कोण समान है एक दूसरे के, तो बचा हुआ एक कोण भी एक दूसरे के समान ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो इनका संगत भुजा क्या होता है? इसका लंब और इसका लंब, दोनों का लंब देखेंगे। लंब क्या है उसे हम लोग नोट करेंगे। तो इस वाले त्रिभुज का लंब क्या है? ए बी। दूसरा वाला त्रिभुज का लंब क्या है? दूसरा वाला त्रिभुज ये था, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश। ठीक है, ये बराबर होगा दूसरे संगत भुजाओं का अनुपात का। तो दूसरा ये जो त्रिभुज, पहला जो त्रिभुज है उसका आधार ले लेते हैं। आधार क्या है? पी से लेकर के बी तक का दूरी, पी से लेकर के बी तक का दूरी। और दूसरा वाला त्रिभुज का आधार क्या है? पी से लेकर के बी डैश तक का दूरी बटे पी से लेकर के बी डैश तक का दूरी। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो गया। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। इसे मैं छोटा कर देता हूं और साइड में रख देता हूं, सामने रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए, हमारे पास दो समीकरण है, दोनों समीकरण को तुलना करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को दोनों को लिखो, ए बी, ए डैश बी डैश बराबर सी बी बटे सी बी डैश। ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण में चलते हैं। दूसरा समीकरण है ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी बी बटे पी बी डैश। इसको अगर विलोपन विधि द्वारा हम सॉल्व करने का कोशिश करें, माइनस माइनस हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा एक दूसरे से। कटने के बाद क्या होगा? 0 आएगा। और बराबर आने पर क्या होगा कि सी बी बटे सी बी डैश से ये घट जाएगा। तो उसी को हम लोग लिखेंगे सी बी बटे सी बी डैश माइनस पी बी बटे पी बी डैश। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, आप डायरेक्टली इसको एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल होगा और ज्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ 0 है, इधर ये प्लस में है, तो माइनस वाला को इस साइड लेकर आ जाएंगे। तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग इस साइड लाते हैं तो पी बी बटे पी बी डैश, पी बी डैश हो जाएगा। बराबर है बीच में, बराबर, ये उसी साइड रह जाएगा, सी बी बटे सी बी डैश। कुछ ऐसा इक्वेशन हमें मिलेगा। तो देखिए कुछ कुछ चीज का वैल्यू हमें पहले से पता है। जैसे कि पीबी का पता है, पीबी क्या है? यू है, पीबी यू है। ठीक है, पीबी डैश का पता है, वी है। सी बी का नहीं पता है, सी बी डैश का नहीं पता है। तो चलिए सी बी और सी बी डैश का पता करके आते हैं। सी बी और सी बी डैश का हम लोग पता करेंगे दूरी। उसके लिए हम करेंगे ये कि पहले देखेंगे कि सी बी कहां पर है, सी बी कहां पर है। तो जो सी है वो यहां पर है, सी यहां पर है और बी जो है यहां पर है। सी यहां पर है और बी यहां पर है और इसका दूरी हमें पता करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम करेंगे क्या, इस लाइन को दो टुकड़ों में बांटेंगे। यानी यहाँ पर P है ना, तो P के सीधा में इसको बांट देते हैं P। तो हमें यहाँ पर कुछ कुछ चीजें पता है। क्या पता है? P से C तक का दूरी, देखिए P से C तक का दूरी क्या पता है? 2f है। P से C तक का दूरी पता है क्या है? 2f है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी हमें पता है क्या है? 2f। और इस P से लेकर के B तक का दूरी, P से लेकर के B तक का दूरी हमें पता है, P से लेकर के B तक का दूरी क्या है? U है। तो अगर हम इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दें तो क्या हमारा BC बन जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, हाँ बन जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? तो BC बराबर क्या हो जाएगा? B, इसको CB लिखते हैं क्योंकि केंद्र से हम लोग मापेंगे। CB बराबर क्या हो जाएगा? U प्लस 2F, U प्लस 2F। यानी कि हम इन दोनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिए। ये समझाने के लिए था, तो इसको हम लोग इरेज कर देते
है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और ये इसको भी हटाओ। अब हमारे पास एक और दूरी हमें पता करना था सी बी डैश को, तो देखेंगे सी बी डैश कहाँ है, सी बी डैश यहां पर है, यानी सी यहां और बी डैश यहां पर, बी डैश और ये सी। इस दूरी को हमें पता करना है। यह दूरी हमें कैसे पता चलेगा, तो हम लोग कुछ देख पाएंगे कि हम P से C तक का दूरी जानते हैं। कहां से, P से, P से C तक का दूरी हम लोग जानते हैं, और यहां बीच में कौन पड़ता है, B डैश पड़ता है। हमें ये पूरा दूरी पता है और हमें इतना पता करना है, उसमें से इतना करके फेंक देंगे। तो सी बी हमें पता है, सी बी हमें सी बी डैश, सॉरी यहाँ पी होगा ना, गलती हो गया, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे पी होगा। तो हमें जो है पीबी डैश पता है, पीबी डैश क्या पता है, वी होता है, पीबी डैश वी होता है। तो हम बड़े लाइन में से, ये जो बड़ा लाइन है इसमें से इतना तो काट के फेंक देंगे तो इतना तो बचेगा ना। तो बड़ा लाइन क्या है, पी से लेकर के सी तक का दूरी, पी से लेकर के सी तक का दूरी क्या है, 2f है। इसको यहां पे लिखो, पी से लेकर के सी तक का दूरी क्या है, 2f है। ये बड़ा लाइन 2f है, इसमें से हम लोग इतना काट के फेंक रहे हैं, इतना क्या है, v है। काट के फेंकने का मतलब है घटा रहे हैं, v है। तो बच क्या रहा है मेरा, सी बी डैश बच रहा है। क्या बच रहा है, सी बी डैश, सी बी डैश बच रहा है। तो सी बी का मतलब हमें निकल गया, सी बी डैश का मतलब निकल गया है। चलिए इसका वैल्यू वहां पर हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। अब इसके वैल्यू को हम लोग वहां पर इजीली पुट कर सकते हैं। और चलिए सी बी का हमें पता है u प्लस 2f, और सी बी डैश का हमें पता चला 2f माइनस v, ठीक है। अब हम करेंगे चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल, जहां पे मैं बता रहा था धनात्मक ऋणात्मक, उसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग लिखेंगे यहां पर चिन्ह परिपाटी, परिपाटी का उपयोग करने पर, ठीक है। चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि जो दूरी हम लोगों ने बाईं ओर मापा है, बाईं ओर जो जिस दूरी को हम लोगों ने बाईं ओर मापा है वो ऋणात्मक होगा, और जिस दूरी को हम लोगों ने दाईं ओर मापा है उसे हम लोग धनात्मक कहेंगे। तो बाईं ओर हम लोगों ने क्या मापा था, ध्रुव से लेकर के वस्तु तक का दूरी, यानी वस्तु दूरी, यानी कि u को हम लोगों ने मापा था। तो u क्या होगा, ऋणात्मक होगा। u किस में होगा, ऋणात्मक में होगा। उसके बाद हम लोगों ने किसको मापा था, v को मापा था। v किधर मापे थे, बाईं ओर, p से लेकर के b डैश तक का दूरी दाईं ओर मापा था, दाईं ओर। तो दाईं ओर वाली चीजों को हम लोग धनात्मक रह देते हैं, तो उसको वो क्या रह जाएगा, v ही रह जाएगा। और क्या हम लोगों ने मापा है, f को मापा है। f को किधर मापा है, ध्रुव से लेकर के f तक की दूरी को छोटी f मापा है, फोकस दूरी, तो वो किधर है, दाईं ओर है, तो वो ऐसा ही रह जाएगा। उसके बाद P से लेकर के C तक का दूरी हम लोगों ने मापा था, जो 2f था, वो किधर है, दाईं ओर है, तो वो भी 2f ही रह जाएगा। यानी कि जहां जहां u है वहां वहां हमें माइनस u देना पड़ेगा, और v के जगह पे नॉर्मल v रह ही जाएगा, और f ये सब नॉर्मल रह जाएगा, सिर्फ ये चेंज होगा, ठीक है। तो जहां जहां चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करेंगे तो जहां जहां u है उसको माइनस u बनाना पड़ेगा, v माइनस u प्लस 2f बटे 2f माइनस v। इसको हम लोग रिमूव करते हैं, ये समझाने वाला चीज इसको हटा देते हैं। अब इसे आगे हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, माइनस u गुना करेंगे 2f से, तो माइनस 2f u आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस से गुना, माइनस u से गुना करेंगे माइनस v, तो माइनस माइनस प्लस uv हो जाएगा, बीच में बराबर है बराबर, v से गुना होगा u से, तो माइनस प्लस माइनस uv, प्लस 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 हो जाएगा बीच में, 2f से गुना हो जाएगा v में, तो 2f v हो जाएगा। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर uv है और यहाँ पर भी uv है, तो दोनों को एक साइड ले लेते हैं और इसको उस साइड कर देते हैं। तो uv हमारे पास इस साइड में पहले से है,
उस साइड का यूवी को लाते हैं, उधर माइनस में था, इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस यूवी बराबर 2FV है। इधर से ये 2FU को लेके जाएंगे उधर, इधर माइनस में है तो उधर जाके के प्लस बन जाएगा 2FU। अब देखेंगे दो ठो यूवी सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 2UV, बिल्कुल लिख सकते हैं, और बाकी ये सब सेम सेम लिख दो। अब हम देख रहे हैं कि कुछ चीजें रिपीट हो रही है, जैसे कि दो सब में है और किसी में दो ठो में U है और बाकी एक में नहीं है, दो ठो में V है एक में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों और 2UVF से, या FUV मतलब उल्टा पुल्टा इधर जैसे करना चाहो, जैसे 2FUV लिख दो से भाग देने पर, जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो जैसा है ऊपर वाला लाइन जैसा है सेम उतार दो वैसा ही। क्या 2UV है उतार दो, भागा दे दो इससे, भागा दे देंगे से 2FUV से, बीच में बराबर है बराबर दे दो, जो है वही दे दो 2FV, भागा देना है 2FUV से, प्लस है प्लस 2FU, भागा देना है 2FUV से, ठीक है। अब जो जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम कट कर देंगे, जैसे 2 2 U U और V और V, F बचा है ना पे सिर्फ 2 2 F F V और V, यहाँ U बचा 2 2 F F, यहाँ U U, यहाँ पर V बचा, ठीक है। यहाँ पर U बचा, वहां V बचा, यहाँ पर F बचा। तो अब हम जो जो बचा है उसे लिखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे में F बचा है बराबर, कुछ नहीं बचा 1, नीचे में U बचा है, प्लस कुछ नहीं बचा 1, नीचे में V बचा है, हेंस प्रूफ। और आपका आंसर रेडी हो गया है और प्रूव हो गया। तो ये सिंपल प्रोसेस था, आप इसको आई होप कि समझ गए होंगे, और ध्यान से समझना, अगर कहीं डाउट है उसको थोड़ा सा बैक करते जाना, एंड अगर पर्सनली कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और जरूर इसका आंसर आप लोग को दूंगा, मतलब कोई भी डाउट है उसको समझा दूंगा बढ़िया से, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।